ससुराल जा बेटी। बहू, आज मेरा उपवास है। मैंने घर पर पूजा के साथ साथ खाने का भी प्रोग्राम रखा है। 8-10 औरतें शाम को खाना खाने आएंगी, तो उन सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा पूरी और चने की सब्जी बना देना। मम्मी जी, आपने मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है क्या? या फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई मशीन फिट है जो आपके ऑर्डर देते ही फटाफट सारे काम कर देगी? अरे बहू, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू मेरी बहू है ना, तो घर का जो भी काम होगा वो तो मैं तुझे से कहूँगी ना। देखिए मम्मी जी, आपका ये नाटक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महीने में 20 दिन आप उपवास रखती हो और मुझसे तरह तरह के पकवान बनाती हो। उसके बाद शुभा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को मजबूरी में उसे नंदिनी और उसकी सहेलियों का खाना बनाना पड़ता है। लेकिन शोभा भी बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर सब्जी में ढेर सारे मिर्च डाल देती है। उस सब्जी को खाने के बाद नंदिनी और उसकी सहेलियों के कानों से धुआं निकलने लगता है। अरे मार डाला रे! हाय, ये सब्जी है या जहर? इसमें तो ढेर सारी मिर्च भरी है। ओह ओह, मेरी जुबान जल गई। ओह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंदिनी, तू हमसे कोई दुश्मनी निकाल रही है क्या, जो तू हमें इतना तीखा खाना खिला रही है? मैंने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी। आप सब ना बूढ़ी हो गई हो, इसलिए आप सब थोड़ी सी मिर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, मैं क्या करूं, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। देख, बहुत ज्यादा होशियार मत बन। तुम बहू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बहू भी मुझे परेशान करने के लिए इसी तरह की कलाकारी दिखाती है। बस बहुत हो गया। मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम सब मुझे इस तरह का भाषण दे रही हो। मम्मी जी, आपकी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। उसके बाद शुभा बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद शुभा का पति प्रकाश उसे मनाकर वापस ले आता है। फिर एक दिन शुभा प्रकाश के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी उसे एक सैंडल पसंद आती है। देखो तो प्रकाश, ये सैंडल कितनी सुंदर है ना। चलो, मुझे ये खरीदनी है, पैसे दे दो। तभी प्रकाश सैंडल के नीचे लिखी कीमत को देखता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। नहीं, तुम कोई सस्ती सैंडल खरीद लो। मैं कोई सस्ती सैंडल नहीं पहनने वाली। मुझे यही सैंडल पसंद है। तुम खरीद कर दोगे या नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शोभा? मेरी इतनी तनख्वाह नहीं कि मैं तुम्हारे इतने महंगे शौक पूरे कर सकूं। तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। और शोभा उसी वक्त टैक्सी पकड़कर अपने मायके चली जाती है। बेचारा प्रकाश भी उसके पीछे भागता हुआ शोभा के घर पहुंचता है। प्रकाश शोभा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शोभा प्रकाश को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। तभी शोभा की भाभी दिव्या उससे कहती है, ये गलत बात है शोभा। तुम इस तरह सबके सामने अपने पति की बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे भाभी, तुम क्या जानो मेरे ससुराल वाले कितने बुरे हैं। वे लोग ना मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। ऐसी बात नहीं है शोभा, थोड़ा एडजस्ट तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हर बात में तुम्हारी जिद तो नहीं चलने वाली। भाभी देखिए, अभी ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद शोभा अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह शोभा के बार बार मायके जाने के कारण उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वाले भी बहुत परेशान थे। लेकिन शोभा को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस हमेशा अपनी ज़िद पर अड़ जाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद शोभा का भाई उसे उसके ससुराल छोड़कर आता है। बहू, तू इस तरह अपने मायके मत जाया कर। तेरी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें मुझे ताना मारती है। हाँ बहू, लोगों को लगता है कि हम तुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं और इसीलिए तू दुखी होकर मायके चली जाती है। मैं ये सब नहीं जानती। बस जब कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ शुभा, जरा तुम घर के हालातों के बारे में तो सोचो। जितनी चद्दर है, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तुम हमेशा मेरी कमाई से ज़्यादा महंगी चीज़ की फरमाइश कर देती हो। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी फरमाइश कैसे पूरी कर सकूंगा? तो ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है बहू, तू पैसों की चिंता मत कर। कुछ दिनों में हमारे गांव की ज़मीन बिकने वाली है, तब ढेर सारे पैसे आ जाएंगे।
प्रकाश भी कोई व्यापार शुरू कर लेगा, तब इसकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। और उसके बाद तू जी भर के शॉपिंग किया करना, बस कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। इस तरह घर के सभी लोग शोभा को मनाकर उसका गुस्सा शांत कर देते हैं। बेचारी नंदिनी शोभा को खुश रखने के लिए घर के सारे काम खुद करने लगती है और ये देखकर शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शोभा अपना ज़्यादातर समय मोहल्ले की दूसरी औरतों के साथ गपशप करने में बिताने लगती है। फिर एक दिन, मम्मी जी आप पागल हो गई हो क्या? आज आपने सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल दी है। ओहो, क्या सोचकर खाना खाने बैठी थी, लेकिन आपने तो पूरे खाने का सत्यानाश कर दिया। माफ़ कर दे बहू, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त और नज़र दोनों कमज़ोर हो गई है, इसीलिए मुझसे यह गलती हो गई। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं दोबारा तेरे लिए खाना बना देती हूँ। अरे आप फिर से खाना बनाने में 2 घंटे बर्बाद करोगे, तब तक मैं भूखी बैठी रहूं क्या? नंदिनी, माँ से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। बेचारी तुम्हें खुश रखने के लिए घर के सारे काम करती है और तुम हो कि माँ पर हुक्म चला रही हो। चलो माँ से माफ़ी मांगो। क्या कहा? माफ़ी? अरे मैं तो क्या, मेरी जूती भी माफ़ी नहीं मांगने वाली। और तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, चलो हटो, मैं इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। उसके बाद शोभा फिर से अपना बैग उठाकर मायके चली जाती है। माँ, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो लोग मेरा ज़रा भी ध्यान नहीं रखते। अब जिंदगी में मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। लेकिन शोभा की माँ कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद शोभा खाना खाने रसोई घर में चली जाती है, लेकिन वहाँ खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। माँ, ये क्या, आज घर में खाना नहीं बनाया क्या? अब क्या बताऊं बेटा, सुबह ही बहू नाराज होकर अपने मायके चली गई है। तो जानती है मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, तो मैं और तेरे पिताजी कब से भूखे बैठे हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद शोभा की माँ रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब खाना बन जाता है तो शोभा खाना खाने लगती है, लेकिन खाने में नमक की जगह शक्कर डली हुई थी। शोभा अपनी माँ को घर के काम करते हुए देख रही थी और उसे अपनी माँ पर बड़ा तरस आता है, इसलिए वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। तभी शोभा को अपनी सास याद आती है। जिस तरह बुढ़ापे में मेरी माँ को बहू के गैर हाजिरी में सारे काम करने पड़ रहे हैं, उसी तरह मेरी सास को भी इसी तरह घर के सारे काम करने पड़ते होंगे। सच में मैं बहुत बुरी हूँ जो अपनी सास को इतनी तकलीफ देती हूँ। इस तरह एक छोटी सी घटना शोभा के मन को पूरी तरह बदल देती है और उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। शोभा उसी वक्त वापस अपने ससुराल चली जाती है और उस दिन के बाद से वो अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती है और उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करती।